रिसेंटली हमने ऐसा देखना शुरू किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अपने बहुत पुराने वाले मूवमेंट्स हैं उसको दोबारा से रिक्रिएट कर देती है, फिर रिपीट सा कर देती है कि फैंस को नॉस्टैल्जिया मिल जाए। तो क्या वैसा ही कुछ हमको अगले साल भी दिख सकता है? तो इस वाले ग्राफिक में आप देख सकते हो 2014 का टाइम जब सेथ रॉलिंस ने ब्रीफकेस जीता था और 2015 का टाइम जब रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीती थी। तो अब 2025 का टाइम जब सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीता है। और कहना यह है कि क्या होगा अगर हिस्ट्री ने रिपीट कर दिया और रोमन रेंस रॉयल रंबल अगले साल की जीत जाते हैं। देखो, इस आइडिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रोमन रेंस का रॉयल रंबल जीतना ऑब्वियसली बज क्रिएट करेगा और रॉयल रंबल में विनर का बज क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आई थिंक उनको इस साल की रॉयल रंबल से लेसन ले लेना चाहिए। बट मेरे को समस्या बस यहाँ पे ये है कि अगर रॉयल रंबल जीतने के बाद भी रोमन रेंस की छुट्टियां ऐसी ही चलती रही तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई बहुत ज्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं जीतने से ज्यादा अंदर से खाएगा और कि भाई बंदा जीता और उसके बावजूद भी शोज पर नहीं आ रहा और अभी तो पता भी नहीं है कि उनका समर स्लैम के बाद होने क्या वाला है। अगर हॉलीवुड का टिकट कट रहा है अच्छा वाला तो रॉयल रंबल जीतना छोड़ो, एंट्री के भी लाले पड़ जाएंगे फिर वहां। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 706 में। और स्टेफनी मैकमैन ने रिसेंटली अपना पॉडकास्ट शुरू किया है, वहां पे अलग अलग गेस्ट वगैरह आते हैं। अभी रिसेंट गेस्ट थे रैंडी ओर्टन और कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल चीजें सुनने को मिली हैं रैंडी ओर्टन के मुंह से। सबसे पहले तो आई थिंक ये चीज तो हर किसी को सुननी चाहिए क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे लोगों की सही है भी, लेकिन वो अपने अराउंड ऐसा माहौल बना रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जैसे कि वो डिप्रेशन में है। असली डिप्रेशन बहुत अलग तरीके का दिखता है, वो आप मेरे को ही देख सकते हो आज से 4 साल पहले और अभी में। और कई लोगों के केस में ऐसा भी होता है कि वो विजिबली दिखता नहीं है। तो रैंडी ओर्टन ने भी शेयर किया भाई अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं उनको अपनी वो जो डिप्रेशन वाली मेडिकेशन है उनको बंद किए, यानी कि रिटर्न के बाद भी रैंडी ओर्टन को खुद इतने डाउट्स थे कि वो सोने से पहले कुछ चलते हुए या सब पूरी फैमिली घर पे सोई हुए वो बाहर ऐसे टहल रहे हैं, वैसी चीजें रैंडी ओर्टन फेस कर रहे थे। और ये बात भी रैंडी ओर्टन ने बोली जो कि मुझे भी आई थिंक कहीं ना कहीं एक टाइम पे भ्रम था कि यार हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, हमें थोड़ी कुछ हो सकता है। लेकिन रैंडी ओर्टन ने यही बोला कि वो सारी चीजें फिर धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि जब एक्चुअल में तुम्हारे सामने कोई एक प्रॉब्लम आती है तो फिर उससे कैसे फाइट करना होता है वो पता नहीं होता। और यूजुअली सुपरस्टार्स जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होंगे, अगर वो थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ओपन अप होते हैं तो थोड़ा नॉर्मल लोगों को भी इससे हेल्प होती है। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बट ये अनकंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्टेबल चीज है जहां पे रैंडी ओर्टन स्टेफनी मैकमैन के सामने, ऑब्वियसली स्टेफनी मैकमैन का एक पॉडकास्ट है, वहां पे उस वायरल मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है हर किसी ने ही देखा होगा। जो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं भी देखता हो उसने भी देख लिया होगा ये वो जो मूवमेंट था जब हैंडकफ करके ट्रिपल एच को रैंडी ओर्टन ने किस किया था स्टेफनी मैकमैन को। तो उस कन्वर्सेशन को आई थिंक ये पहली बार है कि इसको हमने ऐसे पब्लिकली इनको बोलते हुए देखा है। और मुझे तो लग रहा है पब्लिकली क्या इन्होंने कभी उस बारे में डिस्कस भी नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा ऑकवर्ड भी था। तो रैंडी ओर्टन ने बताया कि भाई कैसे बहुत ज्यादा नर्वस थे और सबसे अजीब बात थी कि वो उसको रिहर्स कर रहे थे स्टेफनी मैकमैन के बाप के सामने और स्टेफनी मैकमैन के पति के सामने। तो रैंडी ओर्टन ने तो बोला भाई मैं तो मेरे बस में होता तो मैं सेगमेंट ही कैंसिल कर देता। लेकिन लोग यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन की ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि यार जब ये सारी बातें रैंडी ओर्टन बता रहे हैं तो रैंडी ओर्टन तो बड़े ही ऑकवर्ड है, ये स्टेफनी मैकमैन इतना क्यों फंस रही है। तो वही अब लोग फिर उसकी अलग अलग कहानियां बना लेते हैं। बट इस बारे में मैंने तो पहली बार ही सुना कि कुछ रैंडी ओर्टन बोल रहे थे इस पूरे मूवमेंट को लेके, तो आपके साथ शेयर कर दिया। और जैसे ब्लड लाइन रोजगार योजना है तो क्या पता उस चीज से थोड़ी सिमिलर चीज रैंडी ओर्टन के साथ भी हो जाए या वो कर दें। तो उनके जो यंगेस्ट सन है उनके बारे में उन्होंने बताया कि भाई उसने रेसलिंग करना भी शुरू कर दिया है, वो जो फुटबॉल भी खेलता है, वो बास्केटबॉल भी खेलेगा, ऐसे करके बता रहे हैं कि उनका जो बेटा है उनका इंटरेस्ट है प्रोफेशनल रेसलिंग में डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो नेपोटिज्म बहुत अच्छा ही काम करता है। पता नहीं है बचपन से ऐसा सिखा देते हैं अपने बच्चों को कि जब वो बड़ा होता है लगता है भाई ये तो रेडी ही हो चुका है पूरा लड़ने के लिए। चाहे ब्लड लाइन रोजगार योजना की बात कर लो या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो की बात कर लो, तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए आने वाले सालों में अगर आपको रैंडी ओर्टन जूनियर दिख जाए। केसेस से रिलेटेड बात चल रही है तो सीएम पंग ने भी एक स्टोरी डाली, मतलब उसके रेफरेंस पर डाली है, ये अलग है। उन्होंने यहाँ पे लिखा कि 13 साल पहले मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को किस किया और उसके बाद मैंने उससे शादी ही कर ली। तो आई थिंक सीएम पंग को लगा कि हाँ भाई ये जो बंदी है मतलब बिल्कुल सही है। ये थोड़ी अजीब सी पोस्ट थी रोमांटिक वे में अपना और अपनी जो पत्नी है, अपनी जो वाइफ है, उनके रिलेशनशिप को बताने के लिए। एंड थोड़ा सा हमको और क्लैरिटी भी मिली है उस सऊदी अरेबिया वाली सिचुएशन के बारे में जो हुआ था सीएम पंग के साथ में, कि पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ बोल दिया लेकिन अब
जाके तुमको शो करना है तो बात ये होगी कि यार अब वहां जाए कैसे। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फोर्स किया था सीएम पंक को कि भैया तुमको अपॉलॉजी करनी ही करनी है? तो उसके बारे में हमको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, और क्लैरिटी ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पहले से ही अंदाजा था कि यार सीएम पंक अब जब वहां पे जा रहा है तो फिर वो थोड़ा सा अपोलोजाइज करेगा, सॉरी बोलेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई प्रेशर नहीं रखा था, उनको पता था कि सीएम पंक की जो अप्रोच है वो वैसी ही रहने वाली है। बस वो सुनने में आया हमको कि वो जो प्लान है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया था कि इस तरीके से होगा और ऐसे करके सीएम पंक सॉरी बोलेंगे, जो कि एक तरीके से देखो तो सही भी है कि चलो ठीक है, सारी जो भसड़ा है उन्होंने पीछे छोड़ दी है, अब आगे जाके वो असली धंधा बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर सऊदी अरब में वो आते ही नहीं तो धंधा बनता ही नहीं, और अगर धंधे के आड़े कोई चीज आ रही हो धंधे के अंदर तो फिर उसको पहले तुम्हें काटना पड़ता। वही चीज इस बार सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी। जॉन सीना के फेयरवेल टूर के अंदर सिर्फ 15 डेट्स ही बाकी हैं, और हमको ये भी पता है कि दिसंबर में जाके सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब कि उनका रिटायरमेंट टूर खत्म हो जाएगा। तो जॉन सीना ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को भी कंफर्म किया कि मिड दिसंबर में वो अपना आखिरी रेसलिंग मैच करने वाले हैं। और अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल सही है तो आई थिंक मैंने आपको बताया था ना कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो कि जॉन सीना के होम टाउन से है उसकी वहां पे डेट पड़ रही है। तो वहां पे जाके मतलब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर ही शायद जो जॉन सीना है वो अपना लास्ट रेसलिंग मैच करने वाले हैं। अब क्या है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग सी थीम देने वाली है, क्योंकि एक कर्ट एंगल की तरफ से भी बात सुनी थी हमने जहां पे वो कह रहे थे कि मैंने बैक से सुना है कि जो रूथलेस अग्रेशन नाम का शो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती है जॉन सीना के लिए। तो शायद वो एसएनएमई के साथ कुछ इसको मिला के कोई अलग वाला शो बना दे। लेकिन अब अपनी आंखों को ब्लेस करो सिर्फ आने वाली 15 अपीयरेंस तक ही, क्योंकि उसके बाद हो रही है जॉन सीना की रिटायरमेंट। अभी भी रियल सा नहीं फील हो रहा, आई थिंक जब रिटायर हो ही जाएंगे तब रियल फील होगा, बट उससे पहले तो मेरी एक्साइटमेंट है अब जो जॉन सीना के बेबी फेस टर्न का जो फैंस वेट कर रहे हैं। क्योंकि हील वाला रन ठीक है थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा है, बट अब जाके फेस पकड़ रहा है, बट इवेंचुअली फेस टर्न तो उनका होना ही है। और शायद ये भी कह सकते हो कि अब कुछ ही दिनों की बात है, शायद हो सकता है जॉन सीना बेबी फेस ही बन जाए। वीडियो के स्टार्ट में अभी हमने 2014 की बात करी, कैसे हिस्ट्री को रिपीट या रिक्रिएट करने की बात करी। तो इस वाले ग्राफिक में भी आप देखो कैसे काफी सारी सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। सबसे पहले सेथ रॉलिंस के पास तब भी ब्रीफ केस, अब भी ब्रीफ केस, पॉल हेमन के पास तब भी एक भारी भरकम मुस्टंडा, और अब भी पॉल हेमन के पास एक मुस्टंडा है। पहले ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रेकर, जॉन सीना के पास उस टाइम पे भी चैंपियनशिप थी, जॉन सीना के पास इस टाइम पे भी चैंपियनशिप है। और फिर ये एक पिक्चर है जहां पे चार्ल्स रॉबिन्सन ने हैंड रेस किया हुआ है जॉन सीना को, और स्टिल कहीं ना कहीं ये आसपास में रिंग शेयर कर ही रहे हैं। जब ये अपने भी रिसेंटली देखा था जो भागते भागते चार्ल्स रॉबिन्सन, उन्होंने धक्का सा दे दिया। बट मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर सच में इतनी सिमिलैरिटी है तो और नॉस्टैल्जिया मिल भी रहा है तो 2025 में इतना एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा? और वो भी तब जब 2024 में ही हम बात कर रहे थे कि 2025 में पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। लोग बोल भी रहे हैं कि आखिरी कौन सा ऐसा मस्त वाला पीएलई था जिसको हमने सबसे ज्यादा मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला शो था, वो फील नहीं आ रही। वही मेन बात है भाई, मानो या ना हमारा वो वाव फैक्टर जिस दिन तुमने सारे शोज पर डालना शुरू कर दिया, ये वाली स्ट्रेटेजी को पीछे रख दिया कि हर शो अच्छा नहीं बनाना होता, तो आई थिंक सारी चीजें बेटर होने लगेंगी। फिर वो जो नए नए फैंस एक बार को शोज देखने के लिए आ जाते हैं ना कि अरे क्या हुआ, फिर उसके बाद वो ट्यून इन रहते हैं, वो वाले फैंस दूर ही रह जा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी हमको डिटेल्स पता चली हैं, और ये डिटेल्स है सबसे पहले तो एजे स्टाइल्स की बात करते हैं। तो एजे स्टाइल्स के बारे में पता चला कि 1 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक्सटेंड किया है। और पता है ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना बहुत ज्यादा डरावना है। किस सेंस में? क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी सुपरस्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करती है ना, और जब उनको लगता है तो भाई बहुत लंबा हम उसको लेके जाने वाले, तो ऑब्वियसली वो 1 साल का कभी भी नहीं होता। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई 1 साल में वो सीधा या तो 3 साल का करते हैं फिर 5 साल का करते हैं। और एजे स्टाइल्स ने बोला भी था कि उनका जो रिटायरमेंट है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। तो क्या इस 1 साल के अंदर अपना करियर भी वो रैप अप करने के लिए देख रहे हैं? देखो अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी बॉडी जैसा बोल रही है उनको वैसे ही सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले भैया जरा उनको अच्छा वाला रन जरूर दे देना। एक वो लास्ट एजे स्टाइल्स के फैन की ख्वाहिश है, एटलीस्ट उसका वो पूरा होते हुए हम लोग देख लें। और उसके साथ साथ कैरन क्रॉस और स्कारलेट वुडरॉ के बारे में भी हमको पता चला कि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने ही खत्म होने वाला है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई और उनके बीच में भी कोई ऐसी डील वगैरह हुई नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इनके कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सपायर होने दे रहे हैं, और उसके बाद फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपायर या रिलीज होना तो नहीं बोलेंगे इसको, ये होगा कि बस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। लेकिन अभी अगर आप टाइम देखोगे तो अभी तो भाई कैरन क्रॉस को सिंगल्स मैच मिला है, लेकिन ये भी मत भूलना कि जॉन सीना के साथ आर-ट्रूथ को फ्यूड मिलने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का जो डिसीजन है वो लिया था कि नहीं हमको रिन्यू नहीं करना।
तो फिर होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक WWE को अब रेडी रहना चाहिए बैकलैश के लिए, और उनको पता भी है कि हम सिर्फ पैसे बचाने के लिए किसी को निकाल नहीं सकते, वरना लोग फिर हमारी बैंड बजा देंगे। तो उसको कंसिडर करते हुए आई थिंक डिसीजन अगर लोगे कैरन क्रॉस और स्कारलेट को लेके तो वो ज्यादा बेटर है। स्मैकडाउन का वो पुराना वाला फिस्ट आपको याद ही होगा, जिसके हमने रूमर्स कितने सुने थे जब स्मैकडाउन को रीब्रांड कर रहे थे, नए नेटवर्क के ऊपर जा रहा था कि फिस्ट आएगा। फिस्ट आया, लेकिन वो सीजीआई के थ्रू आया, तो उसके बारे में, मतलब उस मूवमेंट के बारे में नहीं, उस फिस्ट के बारे में बिग शो ने कुछ कमेंट किया, और वो ये कहते हैं कि वो एक्चुअल में जो स्मैकडाउन का फिस्ट है ना, उसको मेरे हाथों का मोल्ड लेके ही लिया था, और उसके बाद WWE ने उसको बनाया था कि मतलब वो जो हाथ आपको दिखता है ना, वो बिग शो का ही है। और अगर यार सही में अगर ऐसी बात है तो ये इससे पहले तो कभी सुनने को मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ऐसा फैक्ट होता है कि पता है कि वो जो बड़ा सा स्मैकडाउन का फिस्ट था वो एक्चुअल में किसका हाथ है, वो बिग शो का हाथ है। इससे पहले मैंने तो किसी के मुंह से सुना नहीं, बट अभी मैंने ये चीज देखी तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर देता हूँ। वैसे 2021 में उन्होंने ये जो बात है वो बोली थी, तो बड़ा वो है कि अच्छा अगर सही में ऐसा है तो वो जो बड़ा सा हाथ हम देखते हैं वो है भी एक बड़े बंदे का ही। जिस चीज का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है WWE यूनिवर्स के तरफ से, WWE फैंस की तरफ से, वो है रोमन रेंस का रिटर्न। पिछले कुछ वीडियोस में आपको बता ही चुका हूं कि कैसे समर स्लैम में डायरेक्ट नहीं आएंगे रोमन रेंस, उससे पहले ही वो आ जाएंगे, जिसका मतलब कि वो एक्शन में होंगे। तो वो कौन सी पॉसिबल जगह है जहां पे रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है? तो स्पेकुलेशंस ये कहती हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वो जगह है जहां पे पॉसिबली रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है, यानी कि वो डेट पर रोमन रेंस वापस आ जाएंगे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में। एंड इसके पीछे अगर आप रीजन या लॉजिक देखोगे तो सिंपल है, WWE SNME को भी अब बड़े लेवल पे ही ट्रीट करती है। जैसे भी जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच की बात करी, गोल्डबर्ग ने भी आना शुरू कर दिया। पहले दूसरे शो के बाद में लग रहा है इतना सीरियस चीज नहीं है, और वैसे भी आपको पता है वहां पे सेथ रॉलिंस और एले नाइट का मैच भी होने वाला है, तो थोड़ा एक PLE टाइप शो है, तो वहां पे चांसेस काफी ज्यादा है कि रोमन रेंस फाइनली WWE में वापस आ जाएंगे। और हमने सुना भी है कि उनके जो पंगे हैं वो सीधा सेथ रॉलिंस के साथ ही होने वाले हैं। तो लेट्स सी SNME अब कैसे जाता है। एक्सपेक्टेशन तो देखो रख ही सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, रोमन रेंस का केस है, तो एक्सपेक्टेशन रखने के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट के लिए भी आपको पहले ही रेडी हो जाना चाहिए। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।